नमस्कार दोस्तों, मैं KDGS क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मेरा नाम कुलदीप कुमार भारती है। मैं आप लोगों के सामने आया हूं कि यूपी टेट और सी टेट 2022 दिसंबर में जो एग्ज़ाम प्रस्तावित है आयोग के द्वारा, उसको मैं जो प्राइमरी में 1 to 5 में पर्यावरण का जो सेशन है 30 नंबर का, उसे कवर कराने के लिए मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। तो मैं इसमें आप लोगों को पर्यावरण को बहुत विस्तृत रूप से पढ़ाऊंगा, जिसमें 30 नंबर में आप लोग मैक्सिमम लाने का, मतलब कि मैक्सिमम का इन द सेंस ऑफ 25 प्लस क्वेश्चन उसमें आप लोग टच करें। तो मैं प्रयास करूंगा अपने तरफ से। और आज मेरी पहली क्लास होगी। पहली क्लास में हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो सिलेबस है उसको जानेंगे। आयोग के द्वारा जो सिलेबस दिया गया है उस सिलेबस को जानेंगे और उसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। आमतौर पर क्या होता है कि जो यूपी टेट और सी टेट जो संस्था है, जो CBSE सी टेट कराती है और इलाहाबाद एलनगंज PMP कराती है जो यूपी टेट का एग्जाम, उसमें क्या होता है कि बस लिख देती है, उसको सिलेबस को समझने में दिक्कत होती है। आज जो सिलेबस समझता नहीं है तो उसमें क्या होता है कि जो सिलेबस नहीं समझ पाता है तो उसमें नंबर गेन करने में प्रॉब्लम होती है। तो उसी दिक्कत को, उसी समस्या के समाधान के लिए जब देखा गया कि इसमें बच्चे ऐसा क्या हो रहा है पर्यावरण वाले सेशन में कि नंबर कम हो जा रहा है, तो अब जब सिलेबस खुलेगा, जब खोला जाएगा, विस्तृत उसका अध्ययन किया जाएगा, तो उसमें से आप लोगों का क्वेश्चन बढ़ जाएगा। अब औसत नंबर लाना बहुत जटिल बात हो जाती है, जिसके माध्यम से एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाता है। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा और तुरंत हम आएंगे, सिलेबस देखेंगे। सबसे पहले मैं परिचय दे दूँ कि जो हम लोग का है ये यूपी टेट और सी टेट, ठीक, 2022 दिसंबर। तो इसमें जो है पर्यावरण 30 प्रश्न, ये सामान्य से परिचय है। जो बच्चे पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, ये अब जो क्वालिफाई हो गए होंगे उनके लिए तो एग्जाम नहीं है, लेकिन उन बच्चों के लिए जो पहली बार जा रहे हैं या अपियरिंग में दे रहे हैं, अब तो फर्स्ट ईयर में जो फर्स्ट सेमेस्टर दे रहा है CBSE और ने उसमें संशोधन कर दिया है कि वो भी, उनका भी सी टेट टेट मान्य होगा, तो वो भी बच्चे आएंगे। तो उनके लिए भी बहुत आसानी से मैं यहाँ पर समझाने का प्रयास करूँगा। और ख़ास तौर से उन बच्चों के लिए हमारा ये क्लास उपयोगी होगा जिनको मैथ नहीं आती है, जिसके वजह से मैथ जिन्हें नहीं आती है उनका तो बहुत बुरा हाल हो जाता है कि हम क्वालिफाई कैसे करें, 90 क्वेश्चन या 82 क्वेश्चन कैसे लाएं। क्योंकि जब मैथ वाले सेशन में क्या होता है कि तुक्का मारना पड़ता है, 5 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, तो ये नंबर क्वालिफाई करने से रोकता है। उस स्थिति में क्या होता है कि अगर पर्यावरण वाला विश्लेषण कमजोर रहेगा तो आप बार बार एग्जाम फेल करेंगे। तो मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूँ कि आप लोगों का मैं सिलेबस कवर कराऊंगा और 30 में से 25 नंबर प्लस लाने का इसमें हम लोग मिल के प्रयास करेंगे कि उसमें 25 प्लस नंबर हो, ताकि जो मतलब एक दो सब्जेक्ट, एक दो सेशन जो कमजोर भी हो तो उसमें हम लोग इसी वाले सेशन से हम लोग कवर करें। तो आप लोग आइए और हम लोग सेट वो करते हैं। ये जो आयोग जो सिलेबस हम पढ़ेंगे, आयोग ने दिया है सिलेबस, लेकिन हम पढ़ेंगे अपने अनुसार। इस सिलेबस को हम डिजाइन किए हैं। तो आइए ज़्यादा बात नहीं करते हुए, टाइम वेस्ट न करते हुए, इस सिलेबस को हम बताते हैं कि कैसे इसको पढ़ना है, अध्ययन कैसे करना है। तो पहला उसमें जो है टॉपिक परिवार। इसमें पहला टॉपिक ये जो है परिवार के बारे में दिया है। पहले हमें लिख लेते हैं, इसके बाद इसके बारे में थोड़ा थोड़ा विस्तृत जानकारी लेंगे और इसके बाद जब हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा टॉपिक जो है भोजन, स्वास्थ्य, जिसे हेल्थ कहते हैं इंग्लिश में, आवास। पहले हम लोग लिख लेते हैं हैबिटेट, आवास,
इसके बाद हो जाएगा व्यापार एवं व्यवसाय, व्यापार एवं व्यवसाय, मेले एवं महोत्सव, मेले एवं महोत्सव। इसके बाद आ जाएगा आवास, व्यापार एवं मेले महोत्सव और यातायात, यातायात, पेड़ पौधों, इसको उधर लिखते हैं। पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं का वर्गीकरण। ठीक, ये पहला खंड हो गया और हम दूसरे खंड में आते हैं। तो दूसरे खंड का हम लोग इसको थोड़ा सा समझ लेंगे, इसके बाद उसके बारे में जानकारी लेंगे। एक टॉपिक इसमें मिस हो रहा है, चलिए तो देखते हैं, अभी याद आ जाएगा तो उसको देख लिया जाएगा। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है, पहला नंबर का परिवार है, दूसरे नंबर का भोजन है, तीसरे नंबर का स्वास्थ्य है, चौथे नंबर का आवास है, पांचवें नंबर का व्यवसाय, व्यापार एवं व्यवसाय है, चौथे नंबर, छठवें नंबर का मेले महोत्सव है, सातवें नंबर का यातायात है, नौवें नंबर का हमारा क्या कहते हैं कि पेड़ पौधे जीव जंतुओं का वर्गीकरण है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो हमारे लाइफ में जो हम इसका एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सीटेट और यूपी टेट में, तो इसमें जो 1 to 5 है, तो इसमें ये दिखाया गया है, इस सिलेबस के माध्यम से ये बताने का प्रयास करता है एग्जाम आयोग कि हमें किसको तैयार करना है। तो इस सिलेबस को देखने के बाद हमें ये लगता है कि हमको जो बच्चे हैं 1 to 5 में, तो उनके लिए ये सिलेबस तैयार किया गया है। उनके लिए जैसे परिवार क्या होता है, परिवार का महत्व क्या होता है, परिवार कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो हमें उनको एहसास दिलाने के लिए, उनको बताने के लिए कि उनके जीवन में परिवार की भूमिका क्या है, तो इसलिए सिलेबस को डिजाइन किया गया है। तो इस सिलेबस में हम इसी माध्यम से इसको देखने का प्रयास करेंगे और यहाँ से क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। जैसे परिवार को विभिन्न समाजशास्त्रियों ने बांटा है कि परिवार कितने प्रकार के होते हैं। परिवार को कई भागों में बांटा गया है, परिवार को डिफाइन किया गया है। जैसे मैकआइवर और पेज हैं, प्लेटो हैं और कैंपे हैं, तीनों समाजशास्त्रियों ने परिवार को कई भागों में बांटा है और परिवार को डिफाइन किया है। तो जब हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे परिवार के बारे में या टॉपिक के बारे में, तब हम लोग इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो हमें परिवार के बारे में, जैसे परिवार समाज की प्राथमिक इकाई होती है और इसमें क्वेश्चन आता है कि बालक की प्रथम शिक्षिका या शिक्षक कौन होता है, या बालक प्रथम पाठशाला किसे कहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं, 1 नंबर के क्वेश्चन तुरंत आयोग पूछ देता है, जिससे अगर थोड़ी सी जानकारी के अभाव में क्वेश्चन गलत हो जाता है। फैक्चुअल नहीं है, लेकिन ये आपसी समझ पे आधारित एक क्वेश्चन है। यदि हमारा समझ विकसित रहेगा तो क्वेश्चन 1 नंबर सही हो जाएगा। सीटेट थोड़ा एलिबरेट करके क्वेश्चन पूछता है, सीटेट इसमें से और कुछ निकालने का प्रयास करता है, लेकिन इसमें यूपी टेट जो है फैक्चुअल क्वेश्चन दे देता है। माता पिता, जैसे प्रथम क्या कहते हैं शिक्षक या शिक्षिका कौन है,
तो 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया, तुरंत फैक्चुअल क्वेश्चन। नहीं आएगा तो गलत हो जाएगा। और मित्र संबंध उनका पूछ देता है कि बालक के जीवन में मित्रों की क्या भूमिका होती है। तो ऐसे इसी समझ को हम लोग 1-2 वीडियो में परिवार संबंध और मित्र को समझेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे, क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। और उसी तरह से जब दूसरा टॉपिक आता है भोजन का, तो भोजन में क्या होता है कि भोजन में 2 प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावना रहती है कि एक जैसे भोजन के माध्यम से पूछना चाहता है, जैसे सीटेट में क्वेश्चन बनाने का प्रयास करता है वनस्पतियों से। ये भोजन जो है मानव तो है ही है, मनुष्य का भोजन और छोटे छोटे जानवरों का भोजन, छोटे छोटे जानवर, पेड़ पौधे, तो इनके बारे में अध्ययन करने का मतलब कि कैसे भोजन कहाँ किस प्रकार के मिलते हैं, वनस्पतियों से कौन कौन वनस्पति भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जो मिलती है, तो हमको मतलब कौन से पोषक तत्व किससे मिलता है। तो ऐसे जो क्वेश्चन होंगे। अब इसमें क्या होता है कि भोजन में जैसे हम कौन से किस प्रकार के भोजन का हम करते हैं, जैसे भोजन में वसा है कि नहीं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, और विटामिन्स, विटामिन, तो हम कौन से भोजन करते हैं, तो हमको इनके बारे में अध्ययन करना होता है। और जब क्वेश्चन बनाएगा आयोग, तो इसमें पूछ देगा कि विटामिन जो है, किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, और किस फल में कौन सी विटामिन पाई जाती है। अब इसमें क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पूछ देता है कि कौन से फल में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, और प्रोटीन की कौन से अनाज में पाए जाते हैं, या फल में पाए जाते हैं, और कौन से अनाज में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार की वसा हमको कहाँ प्राप्त होती है, जानवरों से, जैसे जो जीव जंतुओं का, जैसे जो नॉन वेजिटेरियन है उनको वसा कहाँ से मिलती है, सबसे ज़्यादा कहाँ वसा प्राप्त होती है। तो इन सब बातों का हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो भोजन वाला टॉपिक तो ये भी थोड़ा सा साइंस का बैकग्राउंड हो जाता है इसका, तो इसको हम लोग समझेंगे, समझ के कर रहेंगे, जो कि बस थोड़ा सा इसको। हाँ, और क्या इसमें जैसे रोग भी पूछ देता है, तो रोग को भी हम लोग समझेंगे। तो ये है थोड़ा सा, लेकिन इसको हम लोग कर जाएंगे। अब स्वास्थ्य हेल्थ के बारे में बात होती है, तो इसमें पूछेगा स्वास्थ्य किस पर आधारित होता है। तो जब हम भोजन कर रहे हैं, तो जब हम भोजन कर लिए, तो हम कौन से भोजन किए, वो हमारे लिए पौष्टिक आहार दे रहा है कि नहीं दे रहा है, उसमें दूषित भोजन तो नहीं कर रहे हैं। तो इसमें हमको वो मिल जाता है टॉपिक कि जो टॉपिक मिलता है वो ये कहता है कि ये जो हमारा हेल्थ किस पर आधारित रहता है, तो हेल्थ जो दूषित भोजन, अदूषित जल, ठीक। तो इसमें भी हमको पता चल जाएगा कि हमारा वहाँ जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हमारा है वायुमंडल है, जहाँ का सराउंडिंग है हमारे पास, तो उसमें हमारे कौन से कितने जल आते हैं, कैसे आते हैं, उनका बीओडी क्या है, तो इन बीओडी के बारे में जानकारी करेंगे। और एक भोजन हम कौन से भोजन करते हैं, कैसे भोजन करते हैं, तो इसको समझने के लिए हम लोग जब विस्तृत अध्ययन करेंगे, तब हम लोग इसको और विस्तार से समझेंगे कि स्वास्थ्य बच्चे के ऊपर कैसे, मतलब कि कितनी कैलोरी का उनको दिया जाए,
ताकि उनको याददाश्त बढ़े, उनके शारीरिक शक्ति में वृद्धि हो, क्योंकि जो बालक होता है उसमें उसको वृद्धि बहुत तगड़ी होती है। तो वृद्धि के लिए पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, उसे दूध देना पड़ता है। और बचपन में कहा जाता है कि दूध जो है संतुलित है, तो संतुलित आहार है। तो जब संतुलित आहार करेंगे हम, तो अब धीरे धीरे बच्चा जब बढ़ता है तो क्या केवल दूध से उसके पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है? तो ऑप्शन में आएगा कि अब जो केवल यही पड़ा रहेगा कि दूध में संपूर्ण आहार होता है, दूध एक तरह से देखा जाए तो, लेकिन वो नहीं होता है। जब बच्चे बढ़ जाते हैं या छोटे बच्चों से जब उनकी एज बढ़ती जाती है तो उनको थोड़ा सा जैसे दाल का पानी पिलाया जाता है या थोड़ा सा खिचड़ी टाइप खिलाया जाता है, तो उसमें क्या होता है, उनसे भी उनको थोड़ी सी राहत मिलती है। तो केवल दूध ही नहीं, छोटे बच्चों को छोड़ दिया, थोड़ा छोटे बच्चे 6, 7, 8 महीने हो गया तो उनको थोड़ा थोड़ा खिलाया जाता है। तो उनको बीमारियां, कौन सी बीमारी हो रही है, कौन सा देश के कौन से भाग में रह रहे हैं, तो वहाँ का वायुमंडल क्या है, तो उस स्वास्थ्य पर निर्भर करेगा कि वहाँ का वायुमंडल कैसा है तो उसका सेहत कैसा होगा। उसी तरह से आवास में सबसे ये फेवरेट टॉपिक है सीटेट का। सीटेट में क्या करता है कि इसको कई तरीके से क्वेश्चन बनाने का प्रयास करता है, लेकिन एक उसका फेवरेट तरीका है क्वेश्चन पूछने का। इसमें क्या होगा कि आप अब आवास के बारे में बात कर रहा है, तो आवास अब पूछेगा कि अब हमारा जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला क्षेत्र है, तो ये हमारा जो है ठंडा मरुस्थल है, और ये जो है राजस्थान वाला गर्म मरुस्थल है, ठीक। और ये इंडो गंगेटिक जो क्षेत्र है, ये मैदानी क्षेत्र है, तो ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और क्या कहते हैं पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड, ये जो है थोड़ी सी पहाड़ी इलाका है, इसके बाद मैदानी इलाका, इसके बाद यहाँ पे जब आएंगे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, गोवा हो गया और केरल हो गया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और ये पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र, और इधर एमपी, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड और ये। तो अब हम देखेंगे, और इधर नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, शिलांग मतलब मेघालय है, असम है और सिक्किम है। तो जब हम देखेंगे कि हमारा जब यही से कॉन्सेप्ट निकल कर आता है डाइवर्सिटी इन इंडिया, विविधता में भी एकता है, तो जब हम देखेंगे कि हम यहाँ पर ठंडे मरुस्थल में कैसे घर होते हैं, तो यहाँ पर बर्फबारी होती है, तो यहाँ पे जो घर होंगे ये नुकीलेदार होंगे ताकि बर्फ जो पड़े तो वो चली जाए, सड़क के नीचे चली जाए। वहीं पे यहाँ पे होंगे बरखान टाइप घर बनते हैं, यहाँ बालू के टीले में अंदर बन जाते हैं और हवा की दिशा में ऑटोमेटिक घर बन जाते हैं, और यहाँ मोटी मोटी चादरें वाली घर बनती हैं ताकि पानी का जो है अवशोषण कम होता रहे, और यहाँ पानी कम चूँकि मिलता है तो यहाँ पर वैसे प्रकार के घर बनते हैं। अब जैसे ये तटवर्ती क्षेत्र है, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक, केरल, गोवा वाला जो है, इधर वाला जो क्षेत्र है, तो यहाँ पे क्या है कि समुद्री इलाका है, तो समुद्र में आप लोग एक बात जानते हैं कि यहाँ लवणता की ज़्यादा प्रचुरता है, यहाँ लवण ज़्यादा मिलते हैं। तो लवणता की वजह से जैसे नॉर्मल घर बन जाए, तो जैसे दिल्ली में, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, प्रयागराज और बनारस में जो घर बनते हैं, वैसे घर अगर यहाँ बना दिया जाए तो वो 6 महीने भी घर नहीं चलेंगे। तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पर समुद्र
इलाकों में जो पानी है उससे बचने के लिए, लवणता से बचने के लिए उसी प्रकार के घर बनाए जाते हैं। यहाँ पत्थरों का प्रयोग किया जाता है, तो बड़े बड़े पत्थर। यहाँ लोथल एक ऐसा स्थान था, लोथल से मिला था, यहाँ बोदीवाड़ा मिला था, जो कि पत्थरों से निर्मित था। बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे थे, जिसकी वजह से वहाँ पे घरों का मजबूती हुआ करती थी। अब यहाँ पे जब देखेंगे हम, यहाँ पे दिल्ली है, दिल्ली में क्या है कि ये भूकंप आधारित है। भूकंप जबकि यहाँ कच्छ वाला भी क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर जैसे भूकंप कभी कभी आता है, लेकिन पानी जो होता है हमेशा आता रहता है। तो क्या होता है कि अब भूकंप तो आता है, भूकंप जो उनका हम यहाँ जो नियम होगा आपदा प्रबंधन वाला, उसको तो फॉलो करेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि हम डेली जो जिस समस्या से ग्रसित हैं उससे हमारी प्राथमिकता होती है कैसे निपटा जाए। अब दिल्ली में क्या है, भूकंप आधारित घर है, तो यहाँ पर हल्की हल्की ईंटों का घर बनता वैसी है, लेकिन यहाँ पर जो है हल्की ईंटों का घर बनाने के लिए बात की जाती है, जो कि राख से बनती है, जो चिमनियों की राख से बनती है। बड़े बड़े जो हाइड्रोकार्बन निकालने वाले जो कंपनियां होती हैं बिजली, और तो वैसे कोयले खदानों को निकालने के लिए जो कंपनियों का, बिजली को निकालने के लिए जिस कंपनियों का, जो कंपनी प्रयोग करती हैं, उनसे जो चिमनी से धुआं निकलता है, उन धुआं को जो क्या कहते हैं उसे, जो राख है, उससे जो ईंट बनता है वो दिल्ली बनती है। मानक तो यही कहता है, लेकिन अभी तो इस पर शुरुआत हुआ नहीं है, लेकिन अब मानक आ चुका है कि अब घर बनेंगे दिल्ली में ऐसे ही बनेंगे। उत्तर प्रदेश में आएंगे तो उत्तर प्रदेश में जो घर बनते हैं नॉर्मल बनते हैं, बना लो जैसे बनाना है, 1 मंजिला बना लो, 2 मंजिला बना लो, क्या दिक्कत है। लेकिन वहाँ पर कोई मानक नहीं, विशेषाधिकार मानक नहीं, मानक होगा लेकिन बहुत विशेष नहीं है। अब इधर आते हैं, नॉर्थ ईस्ट में आते हैं, तो यहाँ असम हो गया। असम में क्या होता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि वन है, बाढ़ है, यहाँ पर घने जंगल हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, बांसों के घर बनते हैं। तो वहाँ पे बांस पर घर बनते हैं, तो वहाँ पे लोग रहते हैं। यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, तो यहाँ पहाड़ियों के आधार पर घर बनता है। तो देखेंगे कि हम लोग की आवास विभिन्न देश के अलग अलग स्थानों में कैसा घर है। तो बच्चों को बताने का प्रयास किया जाएगा कि उनके दिमाग में डाला जाएगा कि देखो भारत कितना बड़ा है, जो कि वहाँ पे कैसे कैसे लोग रहते हैं। तो अब देखते हैं कि अब जैसे ये तो आवास वाला ऐसे हो गया, जो सीटेट में इसका फेवरेट टॉपिक है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि जैसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोई योजना चलाई गई, या केंद्र सरकार द्वारा योजना चलाई गई, तो इसमें क्या होता है कि उन योजनाओं को भी आयोग जानने का प्रयास करता है। वैसे बहुत ज्यादा नहीं, बहुत महत्वपूर्ण योजना होती है तो उसको जानने का प्रयास करता है। तो इन योजनाओं को भी देखा जाएगा, तो इनको ऐसे कवर किया जाएगा तो क्वेश्चन जो है बढ़े, और जब आए तो क्वेश्चन गलत ना हो। उसी तरह से देखा जाएगा व्यापार एवं व्यवसाय। तो जब व्यापार एवं व्यवसाय के बारे में बात करता है तो ये फेवरेट टॉपिक है उत्तर प्रदेश यूपी टेट का। यहाँ से क्वेश्चन व्यापार एवं व्यवसाय तो यह है, जैसे किस प्रकार का व्यवसाय पाया जाता है उत्तर प्रदेश में, किस प्रकार का व्यवसाय पाया जाता है, वो लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, या भारी उद्योग है, तो इसमें जानने का प्रयास करता है। तो इसमें ये तो ठीक है, व्यापार है, कैसा है, कृषि पर आधारित है कि नहीं है, इसमें जीडीपी में, जो राज्य की जीडीपी में किसका योगदान ज्यादा है, तो ये सब पूछता है। लेकिन जब क्वेश्चन बनाता है तो इसमें पूछता है कि जैसे कि उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, तो 75 जिलों में अलग अलग इनकी भूमिका होती है, अलग अलग इनका महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे पूछ देगा कि ताला उद्योग, और पित्तल की मूर्तियां कहाँ बनती हैं, कांच उद्योग, या कांच उद्योग
या कांच की चूड़ियाँ कहाँ पे बनता है? अब जैसे खाने पीने वाले में पेठा, पेठा और पेठा हो गया, और मथुरा में पाया जाता है पेड़ा, टेराकोटा की मूर्ति। तो ये सब जो है ना, इन सब उद्योगों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, तब हम लोग को पता चलेगा कि क्या वहाँ चल रहा है। तो इसका अध्ययन हम लोग करेंगे ऐसे। अब इसके बाद देखेंगे मेले महोत्सव। मेले महोत्सव में क्या होता है कि जैसे उत्तर प्रदेश, यूपी स्पेशल में एक पूरा चैप्टर है, जब हम परीक्षा वाणी में देखते हैं तो उत्तर प्रदेश या घटना चक्र में भी आता है। दोनों का पैटर्न सेम होता है, लेकिन एक बड़ी बुक हो जाती है, एक पतली बुक हो जाती है, बस और कुछ नहीं होता। लुभावना, आपको जो मन कर आता है उसमें पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें जब हम देखते हैं मेले महोत्सव में, तो मेले महोत्सव में जैसे पूछ देगा बटुकेश्वर मेला, सीधा सीधा पूछेगा बटुकेश्वर मेला किस लिए प्रसिद्ध है, कहाँ पे लगता है? नौचंडी मेला, नौचंडी मेला, और ददरी मेला, ददरी मेला पूछ देगा किस लिए किस लिए लगता है, कहाँ पे लगता है। और एक क्वेश्चन है, वो तो लोक सेवा आयोग उससे बहुत खुश रहता है, वो 1-2 साल में वो क्वेश्चन डाल देता है कि वो क्या कहते हैं, कुंभ मेला, कुंभ मेला जो है कहाँ लगता है? तो आमतौर पर हम लोग जानते हैं, जैसे जब हम लोग स्टार्टिंग में थे तैयारी के, तो हम लोग जानते थे कि कुंभ मेला जो है केवल प्रयागराज में लगता है, प्रयागराज में लगता है, जो कि ये गलत है। मतलब सही है, मतलब कि, लेकिन केवल कुंभ जो है प्रयागराज में ही नहीं लगता है, इसके अलावा 3 जगह और लगता है, तो प्रयागराज को लेकर 4 जगह हो जाता है। तो इसका भी अध्ययन हम लोग करेंगे कि क्या विशेषता है। तो इसमें आप जैसे जब सीटेड क्वेश्चन उठाएगा तो केवल जैसे अगर उठाएगा सीटेड क्वेश्चन उठाएगा तो एक मेला है वहां पर केरल में है, केरल में है वो सबरीमाला जो है केरल में लगता है। सबरीमाला, सबरीमाला मंदिर में जो उसके लिए बहुत विवादित रहता है। और एक अबुबाची मेला है, और नुआखाई है, नुआखाई त्योहार है। तो ये सब मेला और महोत्सव होते हैं जो कि मतलब कि जानने का प्रयास करता है कि आप अगर डाइवर्सिटी के बारे में बता रहे हैं बच्चों को, तो आपको कितना ज्ञान है, आप जा रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो इसके बारे में जानकारी हम लोग विस्तृत जानकारी करेंगे, ताकि सामान्य ज्ञान भी हमारा बढ़े, और जब हम जाएं तो कॉन्फिडेंट रहेंगे, नहीं भाई ये क्वेश्चन सही है, एक क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है। और जब यातायात उसी तरह से, जैसे बस जैसे मेले महोत्सव हो गया, व्यापार हो गया, आवास हो गया, जब हम रिलेट करेंगे, उत्तर प्रदेश को ही नहीं देखेंगे, उत्तर प्रदेश के अलावा जब हम भारत का भी अध्ययन करेंगे, क्योंकि हम लोग सीटेड और यूपीटेड दोनों को तैयारी कर रहे हैं। और जब हमारी समझ विकसित रहेगी, समझ बहुत ज्यादा रहेगी, जब जानकारी हमारे पास जानकारी ज्यादा रहेगी, तो क्या होगा ना कि क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत कम रहेगी। तो जब हम यातायात के बारे में पढ़ेंगे, तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक नक्शा एक बार बनाया हूँ, देखे ही होंगे कहाँ जम्मू का। तो जब बच्चे को हम जम्मू कश्मीर से भेज रहे हैं किधर, कन्याकुमारी तक, मतलब कि जो केरल है, तमिलनाडु तक, तो उसको कितने राज्यों से होकर वो आएगा, रास्ते में कौन कौन से राज्य मिलेंगे। और जब वो देखेगा तो देखेगा कि यहाँ के तो जब यहाँ से चला था तो जो पेड़ था ऐसे था, छोटे छोटे पेड़ हुआ करते थे, जब उससे नीचे आएगा तो थोड़ा लंबा लंबा पेड़ होगा, और इधर आएगा तो फैले होंगे पेड़, और उसके नीचे आएगा तो अब जैसे धीरे धीरे आएगा तो उसको मतलब हमारे कहने मतलब वनस्पतियों में विभिन्नता दिखेगी। रास्ते में आएगा तो खान पान में विभिन्नता दिखेगी, रास्ते में आएगा तो बोली भाषा के संबंध में वो पूछेगा, तो उसका दिमाग जो होगा ना खुलेगा। और ये जब विशेषता उसको कब दिखेगी, जब वो या तो रेल मार्ग से आएगा, रेल मार्ग से आएगा, या तो क्या कहते हैं कि सड़क मार्ग से आएगा, सड़क मार्ग से आएगा, या वाटरवे से आएगा, तो उसको समझ में आएगा। हवाई जहाज से आएगा तो उसको मतलब कि जहाँ से बैठेगा और जहाँ उतरेगा,
तो बस उसको 2 जगह की विशेषता समझ में आएगी। परंतु जब वो रेल मार्ग से, सड़क मार्ग से ऐसे आएगा तो उसको समझ में आएगा कि नहीं, हमारे भारत में अध्ययन कैसे कैसे करना है। जब यही गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक जाएगा, तो जब गुजरात से अरुणाचल प्रदेश आएगा तो देखेगा भिन्नता क्या है, कैसे है। और जब सड़क मार्ग से आ रहा है तो उसको एनएच के बारे में भी जानकारी होगी, तो थोड़ी सी क्यूरियोसिटी रहेगी। तो सबसे बड़ा एनएच, सबसे छोटा एनएच, और पूरब पश्चिम वाला जो है, पूरब पश्चिम से जो एनएच है, कौन कहाँ आकर काटता है, तो इसके बारे में अब यही से फैक्चुअल क्वेश्चन निकलना शुरू हो जाते हैं। तो इसका उपयोग उत्तर प्रदेश करता है कि अब सबसे बड़ा एनएच कौन सा है, जो उत्तर और दक्षिण में एनएच अगर काटते हैं वो कहाँ आकर काटते हैं। तो अब ये क्वेश्चन आ जाता है तुरंत। अब इसको जो जानेगा वही सही कर पाएगा, जिसके पास कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। और वैसे आप रटते रहें तो आप कितना रटेंगे भाई, नहीं समझ पाते हैं। अब इसको अगर समझ आ जाएगा, समझ विकसित हो जाए तो हो जाएगा। उसी तरह से ये शुद्ध रूप से क्या है, साइंस का टॉपिक है, पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं का वर्गीकरण। इसमें क्या होता है, अब सिलेबस हम इसको मिटा देते हैं। अब ये जो है शुद्ध रूप से साइंस का टॉपिक है। अब इसमें साइंस का जब टॉपिक है तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसका जैसे पेड़ पौधों के बारे में, ये जो हम लोग जब बीटीसी कर रहे थे तो बीटीसी में एक पूरा 25 नंबर का एक पेपर आता था विज्ञान का। तो विज्ञान में क्वेश्चन 25 नंबर का था, 12 नंबर पासिंग हुआ करती थी। भाई साहब क्वेश्चन जब पूछता था ना तो उसमें वो जानता था कि लेवल ही हुआ करता था क्वेश्चन पूछने के, वो फेल करने के लिए ही करवाता था। कि अब वो देता था जैसे पेड़ पौधे हो गए, अब पेड़ पौधे में पूछ देगा कि सरसों का सचित्र विवरण करिए। ठीक, तो इसमें जैसे सरसों क्या कहते हैं, जैनान हो गया, बीजांड हो गया, तो अब उसको सचित्र रूप से हमको विवरण वो देना पड़ता था। सरसों का वो भी नहीं बन पा रहा है। ठीक, अब इसमें कौन मेल है कौन फीमेल है। तो अब क्या होता था कि अब ऐसे 2 क्वेश्चन आता था। जब 2 क्वेश्चन आता था तो 5 दूना के 10 नंबर तो इसी का हो जाता था। कोई लड़का जो ज्यादा था पढ़ के तो बना लेता था, उसमें भी आधा मार्किंग होती थी। और जब 10 नंबर का है तो बचा 15 नंबर। 15 नंबर में 12 नंबर कैसे आएगा, लोग फेल हो जाते थे। बहुत मेहनत करना पड़ता था इसमें, क्योंकि वो चित्र वाला पूछता था। अब उसी तरह से वहीं से लिया है। अब ये क्वेश्चन वहीं से वर्गीकरण के बारे में बात करता है कि हमको पेड़ पौधों का वर्गीकरण करना पड़ेगा, उसमें जीव जंतुओं का वर्गीकरण करना पड़ेगा। जैसे मेढक को पूछ लेगा वो मेढक क्या है, वो उभयचर है। मकड़ी के कितने पद होते हैं, कौन सा उसका संघ है, कौन सा उसका वर्ग है, तो इसके बारे में जानना। अब जैसे मछली जो होती है किससे सांस लेती है, सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है। तो इसको भी हम लोग प्रयास करेंगे सही करने का। ऐसे भी क्वेश्चन 1 2 3 क्वेश्चन आते हैं, इसको भी हम लोग सही करेंगे बहुत आसानी से। ये हुआ उसके हिसाब से साइंस का होगा। अब जो साइंस के बच्चे होंगे उनको तो हो जाएगा, लेकिन बाकी जो आर्ट साइंस वाले उनका क्वेश्चन 1 2 क्वेश्चन कम हो जाता है। यही सब जो होता है ना, यही सब क्वेश्चन गलत होता है। तो खंड क वाला जो है सेशन हम लोग कर लिए। अब हम लोग आते हैं खंड ख पर। खंड ख में क्या क्या टॉपिक दिया है, खंड ख में जो दिया है, खंड क वाला हम लोग समझ लिए हैं। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से आता है। जैसे पहला टॉपिक हो जाता है क्या कि भारत का
भौतिक विभाजन। भारत का भौतिक विभाजन, भौतिक विभाजन में क्या आता है? अब जैसे भारत का हमको अध्ययन करना होगा नदियों के आधार पर। भारत में नदी तंत्र, पर्वतों के आधार पर हमको बांटना होगा। कैसे बांटेंगे? पठार के आधार पर बांटना होगा तो हम भारत को कैसे बांटेंगे? अब जैसे अब इसमें लिख लेता हूँ, दूसरा टॉपिक है। उसी तरह से उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन। ठीक, अब उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन जब हमको करना होगा तो कैसे करेंगे? अभी आप थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक आ गया है। तो जैसे भारत का भौतिक विभाजन हमको करना होगा तो हम पहला तो नदी तंत्र के माध्यम से करेंगे, दूसरा पर्वत के माध्यम से करेंगे कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कौन से पर्वत पाए जाते हैं, कैसे पर्वत पाए जाते हैं, और पठार के माध्यम से करेंगे। तो ये तीनों बहुत आसानी से आने वाले टॉपिक है। एक क्वेश्चन पूछ देता है कि जैसे गंगा की कौन सी सहायक नदी है, कौन से बाएं से मिलती है, कौन से दाहिने से मिलती है, सबसे लंबी नदी कौन है जो उसकी सहायक नदी है, कहाँ का उससे मिलती है, और गंगा को कहाँ हम पद्मा कहते हैं, मेघना कहाँ जाकर बनती है, सब किसके मिलने से मेघना बनती है, और बांग्लादेश में इसको क्या जानते हैं, पश्चिम बंगाल में क्या होता है। तो ये सब हम लोग जानेंगे। उसी तरह से पर्वत के बारे में जब अध्ययन करेंगे तो पर्वत को हम लोग पहले तो मेन रूप से हम लोग माउंट जो हिमालय है, हिमालय के बारे में जानकारी रखेंगे कि उत्तर से दक्षिण जब आएंगे तो कौन सा नदी पर्वत का क्रम होगा। सबसे दक्षिणतम जो हिमालय का दक्षिणतम विस्तार है उसको किस नाम से जानते हैं, और हिमालय का जो विस्तार है वो अंडमान निकोबार जब बंगाल की खाड़ी में जाता है तो उसको किस नाम से जानते हैं, वो म्यांमार में रहता है तो उसको किस नाम से जानते हैं। तो ये सब देखेंगे। और जब हम देखेंगे कि क्या पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, और ये बीच वाला जो है अरावली कहाँ पर है, विंध्यन कहाँ पर है, सतमाला सतपुड़ा और बालाघाट वाले और क्या कहते हैं अजंता एलोरा कहाँ पे है, कलसुबाई कहाँ पर है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो हैं वो कहाँ पर पाई जाती हैं। तो ये सब हम लोग विस्तृत अध्ययन जब टॉपिक शुरू होगा तब हम करेंगे। तो अब मैं बस इसको खोल रहा हूँ सिलेबस ताकि थोड़ा सा समझ में आ जाए कि आप लोगों को टेंशन न रहे कि मतलब क्वेश्चन कहाँ से पूछता है। क्वेश्चन की प्रवृत्ति भी वो ऐसे पूछता है जो कि लगता है कि एकदम नया है। जब हम लोग सिलेबस देखते हैं तब समझ में आता है नहीं टॉपिक से ही क्वेश्चन आ रहा है। पठार के बारे में हम पूछते हैं, तो जब पठार के बारे में पूछेंगे तो सबसे बड़ा चीज होता है ये सबसे बड़ा जो हम लोग का पार्ट है ये दक्कन का पठार। ठीक, जब दक्कन का पठार हम करते हैं सबसे भारत में एक बड़ा पाया, तो जब पठार इसके बारे में पूछेंगे तो एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि दक्कन पठार कितने राज्यों में फैला हुआ है, और दक्कन का पठार जो है कहाँ तक फैला हुआ है, क्या शिलांग का पठार इसका भाग है, शिलांग जो है मेघालय में पाया जाता है, और अमरकंटक की पहाड़ियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। तो यहाँ पे जो पठार है, अब हजारीबाग का पठार, रांची का पठार, कोडरमा का पठार और बघेलखंड रुहेलखंड का पठार, तो ये सब जो पठार है तो हम लोग सीखेंगे कि पठारों का अध्ययन कैसे करते हैं, नदी तंत्र का अध्ययन कैसे करते हैं। नदी जैसे नदी तंत्र 6 नदी तंत्रों में हम पूरे भारत को खत्म कर देंगे, मतलब बांट के अध्ययन करेंगे। 6 नदी तंत्र भारत में पाई जाती हैं, गंगा सिंधु, गंगा ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो इन नदियों के नदी तंत्रों के माध्यम से हम लोग पूरे भारत का भ्रमण करेंगे। अब ये क्वेश्चन और आता है कि जैसे क्षिप्रा नदी, मतलब क्षिप्रा नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है, गोमती। अब गोमती सब जानते होंगे, लेकिन लखनऊ तो बता देंगे, लखनऊ तो बता देंगे। यदि लखनऊ ऑप्शन से हटा देगा तब क्या करेंगे, अब उसका भी अध्ययन हम लोग करेंगे।
कि इसका कैसे करें। उसी तरह से जब है तो जब जैसे गोमती आ गया तो उसी तरह से बहुत सारे नदियां हैं और नहर है। यहाँ पर नहरों का अध्ययन करते हैं। सबसे बड़ी नहर है, सबसे छोटी नहर है, सबसे पुरानी नहर है, तो इन नहरों का अध्ययन करेंगे। गंगा जो आती है उत्तर प्रदेश में किस राज्य से प्रवेश करती है मैदानों क्षेत्रों में, ये सब यहाँ से हम लोग बात करेंगे। और अब ये तो भूगोल का क्षेत्र हो गया, टॉपिक हो गया। भूगोल के बाद आता है मेनली संविधान का टॉपिक। संविधान जब इसमें पूछता है तो बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं सर, जैसे कि अनुसूचियां पूछ देगा, अनुसूचियां, भाग पूछ देगा, कितने भाग हैं, जब संविधान बनाया गया था तो कितने भाग थे, भाषाएं पूछ देगा, भाषाएं पूछ देगा। और इतना हो गया। संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट, संविधान संशोधन जब आएंगे इसमें। अब इसमें क्या है कि पूछता है, पंचायती राज उसमें लिखा है, इससे एक दो क्वेश्चन रहते हैं। पंचायती राज, नगर पालिका, नगर पालिका, नगर निगम। अब इसमें क्या है कि जब हम संविधान संशोधन पढ़ेंगे तो ये वाला पार्ट हम लोग का क्लियर हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी डीप में जाएंगे इसके, तब हम लोग को कंसेप्ट बहुत मस्त क्लियर हो जाएगा। और संविधान संशोधन भी हम कराएंगे, हम अपने स्तर से कराएंगे। तो इसमें जैसे 73वां संविधान संशोधन, एक क्वेश्चन सीधा आ जाता है, 73वां संविधान संशोधन, तो इसमें हम लोग इसको करेंगे कि कौन से भाग में आता है, तो इसको हम लोग करेंगे अच्छे से। अब इसके अलावा एक जो आता है इसी संविधान में टॉपिक जो है, संविधान में जो टॉपिक है, जैसे विधायिका, विधायिका हो गया, यहाँ पर कार्यपालिका हो गया, कार्यपालिका हो गया, यहाँ न्यायपालिका हो गया, न्यायपालिका हो गया। अब इन्हीं को मिला के हम अध्ययन करेंगे कि विधायिका का अर्थ क्या होता है, विधायिका क्या करती है, विधायिका क्या करती है, कार्यपालिका क्या करती है, न्यायपालिका क्या करती है। तो हम इसका अध्ययन करेंगे। तो बहुत आसानी से ब्रीफ करते करते आराम से एक दो क्वेश्चन यहाँ से, एक दो क्वेश्चन का 3-4 क्वेश्चन यहाँ से हम लोग निकालते हैं। जो क्वेश्चन मतलब कि जानकारी होनी चाहिए व्यक्ति को किसी भी, मतलब इन सब चीज़ों का नॉर्मल जो जीके जीएस टाइप होता है, जीके टाइप, संसद को कितने भाग, कौन कौन मिलकर संसद का गठन करते हैं, कौन से अनुच्छेद में, और क्या करते हैं कि सबसे ज़्यादा पहली बार प्रस्तावना में संशोधन कब हुआ था। तो ये सब थोड़ी थोड़ी जानकारी। लास्ट टॉपिक है पर्यावरण। पर्यावरण से संबंध, पर्यावरण से संबंध, पेपर का नाम भी पर्यावरण है, पर्यावरण से संबंध। अब इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं कि इसमें हम लोग प्रोजेक्ट पढ़ते हैं कि जो प्रोजेक्ट चलाया गया है, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट जो है एलिफेंट, प्रोजेक्ट एलिफेंट हो गया। अब इसमें क्या है कि जैसे राइनो, गैंडे के लिए, गैंडे के लिए। और ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट है उसका, जो है यूपी टेट का, सीटेट से भी क्वेश्चन आते हैं, सीटेट में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। अब वो जैसे एशियाई जो शेर है, जो केवल गुजरात में पाया जाता है, एशियाई लायन, तो उसके बारे में जानकारी अध्ययन करता है। और इसमें पूछता है जैसे IUCN द्वारा, जो कि
श्रेणी गठित किया जाता है, कौन सा पक्षी क्रिटिकल है, कौन सा पशु क्रिटिकल है और इंडर्जर्ड है, तो उनके बारे में अध्ययन करने के लिए तो ये बताया जाएगा। और अब इसमें क्या है कि इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछेगा, राष्ट्रीय उद्यान, हो गया और नेशनल पार्क हो गया, बायोस्फीयर हो गया, तो इन सब से क्वेश्चन पूछता रहता है। यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा था कि गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो वहां को क्वेश्चन गलत हुआ, फिर लड़के सही किए। दूसरे बार पूछ दिया कि गिर नेशनल पार्क किस जंतु के लिए या किस पशु के लिए है, तो इसको जब तक हम लोग पढ़ेंगे नहीं तो क्वेश्चन जानता है कि ये क्वेश्चन गलत हो चुका है, जान जाता है, तो उसी में घुमा के क्वेश्चन करता रहता है। और पर्यावरण से संबंधित जो दिवस होते हैं, दिवस के बारे में भी हम लोग जानकारी करेंगे, जैसे जैव विविधता दिवस, ठीक। और इसके बाद जल दिवस, पृथ्वी दिवस, आर्द्र भूमि दिवस, तो इसके बारे में हम लोग जानकारी करेंगे कि मतलब ये जो दिवस है छोटे मोटे, ओजोन दिवस, सीधा क्वेश्चन आ जाता है, तो इनके बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा करेंगे। इसके अलावा थोड़ा सा ये टॉपिक पूरा सिलेबस हो गया, अब थोड़ा बहुत जो छूटा उठा है वो जो छूटा उठा है उसको हम लोग विविध में करेंगे। एक दो टॉपिक हमको अभी मिस हो गया है, वो याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसको विविध में करेंगे। अब विविध के अलावा जो हमारा जो आता है सीटेट में क्वेश्चन एक आता है वो पेडोलॉजी का, जो क्वेश्चन होता है वो 15 नंबर का सीटेट पूरा को पूरा फॉलो करता है, ठीक। 15 क्वेश्चन पूरा का पूरा देता है, 15 क्वेश्चन इधर से देगा खंड क ख से, और पेडोलॉजी से 15 क्वेश्चन देता है। लेकिन यूपी टेट में क्या करता है कि इसको फॉलो नहीं करता है, लिखा तो है 15 क्वेश्चन का, देता है 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, इससे ज्यादा क्वेश्चन वो नहीं देगा। तो हम लोग यूपी टेट का जब पढ़ेंगे तो इस पर ज्यादा फोकस करेंगे, ऐसा नहीं कि इस पर नहीं हम फोकस करेंगे, लेकिन इस पर फोकस करेंगे। अब चूंकि इस पर फोकस करने के मतलब 15 क्वेश्चन तो आ ही रहा है, सीटेट में भी आ रहा है इससे, तो 15 तो क्वेश्चन तैयार हो रहा है, लेकिन यूपी टेट में इससे 25 क्वेश्चन तैयार हो रहा है। अब जब पेडोलॉजी हम पढ़ाएंगे, पूरे टोटल मतलब जो सब्जेक्ट होंगे, जैसे हिंदी का, मैथ का, संस्कृत का या इंग्लिश का, और क्या आता है, और क्या आता है, पर्यावरण का, तो इनका जो 70 क्वेश्चन का पेडोलॉजी आती है, 70-75 क्वेश्चन का, तो इसको जब हम कवर करेंगे तो इस पार्ट को इसमें पेडोलॉजी के माध्यम से कवर करेंगे। बाकी जो इसमें 25 नंबर यूपी टेट में, 15 क्वेश्चन सी टेट में, तो हम इस पार्ट से इसको खत्म करेंगे। आप लोग हमारा सहयोग करिएगा और धैर्य बनाए रखिएगा। क्वेश्चन हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे, इसके बाद प्रैक्टिस सेट भी करेंगे और अच्छे से करेंगे हम लोग, और बहुत मजेदार करेंगे और इंटरेस्टिंग के साथ करेंगे। आप लोगों का सहयोग बना रहेगा। तो सबको धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।